गुड इवनिंग टू ऑल। पोल पाथ पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। हम इसमें जो है एमपी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है लाए हैं और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा उलझे हुए होते हैं। हर चीज़ को हम वन लाइनर में नहीं दे सकते हैं, तो बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो दोनों को हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर। मेनली मैं सब कुछ जो भी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वन लाइनर हैं, सब प्रीवियस ईयर रिलेटेड हैं, वहीं से मैं उठा करके ला रही हूँ। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ से आपको एक प्रकार से पेपर का स्ट्रक्चर, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी आपको एक ओवरव्यू यहाँ मिल जाएगा। फैक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में एक पेपर का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है, आप वो भी जो है ध्यान में रखेंगे इस पेपर को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए। फैक्ट तो लेंगे ही लेंगे, साथ में इसका एनालिसिस भी करना है। और ये क्लास जो है आप सभी एक बार जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने लोग देखते हैं, लाइक्स बहुत कम आते हैं। और मुझे तो डाउट हो रहा कहीं कोई स्कीम चल रही है क्या कि आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, जो भी आपकी एफडीज वगैरह हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट, ऐसा कुछ, या फिर कोई और स्कीम चली है कि प्रतिमा मैम की क्लास को लाइक मत करना और ये फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसा चल रहा हो तो बता दो भाई, फिर वो भी देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, उसका सलूशन क्या निकलता है। तो जो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम सर्च करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक भी इसका हमारे टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सारी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी हैं, तो वो भी आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और मैं अभी आज या कल में आपके लिए पॉडकास्ट जो है कर दूंगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो एमपी से रिलेटेड सारे वीडियोस एक ही सीरीज़ में मिल जाएंगे, तो आपके लिए यहाँ वहाँ खोजना नहीं पड़ेगा। तो मैं वो भी सोच रही हूँ आपकी सूटेबिलिटी के लिए, जो भी प्रीवियस ईयर कराए हैं हमने, इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, वन लाइनर हैं, जो भी हैं वो सब एक की जगह कर दूँ, उसके लिए एक पॉडकास्ट बनाने की सोच रही हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा 1-2 दिन में वो रिलीज़ हो जाएगा, तो आपके लिए ये सुविधाएँ मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। और चलते हैं आज के फैक्ट देखते हैं। फिर हम कौन से फैक्ट हैं? शांति पर्व में मंत्रिपरिषद की संख्या, सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 37 की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो 12वां पर्व है ये। कौन सा शांति पर्व कौन सा है? 12वां पर्व है। ध्यान रखने की बात है, कौन सा पर्व है? 12वां है। कुल 18 अध्याय इसमें है। ठीक है, और इसमें क्या है? भीष्म के विचार मिलते हैं। लिखा किसने है इसको? वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, और रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। दैवी सिद्धांत से, ये जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है, उससे जो है उसको समर्थन करता है, उसको जो है ये उससे समर्थित विचार जो है यहाँ मिलते हैं, यानी कि एक वो इसको समर्थित कर रहा है, समर्थन दे रहा है। तो शांति पर्व से संबंधित यहाँ कुछ फैक्ट हो गए, ये आप सभी नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है कि अरस्तु ने राज्य की पहचान समुदायों के समुदाय के रूप में की है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि समुदायों के समुदाय के रूप में किसने जो है राज्य की पहचान की है? तो अरस्तु महोदय ने की है, और आजकल के जो बहुलवादी हैं इन्होंने भी किया है, लेकिन ऑप्शन आप देख लेना वहाँ पर कैसे आता है। तो जो एंशियंट हमारे विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनमें अगर नाम उनके दिए जाते हैं तो अरस्तु महोदय हो जाएंगे। ठीक है, और जो जैविक बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने की है? तो अंतोनियो ग्राम्सी, इनके द्वारा दी गई है। और इन्होंने प्राधान्यता का सिद्धांत भी दिया है, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार हमने आपको करा रखा है, तो आप नोट डाउन करेंगे। प्राधान्य का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, अंतोनियो ग्राम्सी ने। आगे अगला फैक्ट क्या है? सब क्वेश्चन से उठाए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन से उठाए हुए हैं, जो इस रिसेंटली 17-18 का तो मैंने पेपर में ही करवा दिया है पूरा। उसके बाद से मैं यहाँ वहाँ से क्वेश्चन आपकी ये फैक्ट उठाती हूँ जो पीछे जा कर के, और फिर उसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर जो उलझे हुए क्वेश्चन हैं उनको किसी तरह से मैनेज करके आपके लिए लाती हूँ। तो वो देखते हैं। तो हिंदुत्व को हिंदुत्ववाद से अलग किया है, किसने किया है? तो ये वी.डी. सावरकर ने किया है। ठीक है, हिंदुत्व को हिंदुत्ववाद से अलग करने वाले कौन है? वी.डी. सावरकर हैं। ये एज अ फैक्ट आप इनको लेते रहेंगे, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे। टाइम कम बना है,
जो अब एग्ज़ाम का आपका शेड्यूल है उसमें जो है टाइम काफ़ी कम बचा है, तो एज अ फैक्ट लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान से मेमोराइज कर लीजिए। रॉबर्ट नॉजिक की बात हो रही है यहाँ पर कि न्याय के जो अधिकारिता सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। इनका जो ये सिद्धांत है अधिकारिता सिद्धांत, इसको क्या है, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, ठीक है। पात्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए ये सब इसके नाम है, किसी भी नाम से पूछ सकता है। और पात्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है, अधिकारिता का सिद्धांत भी कहा जाता है, हकदारिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप सारे नाम जो है ध्यान रखेंगे, सब रिलेटेड हैं, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको याद करने में। और इनकी पुस्तक की बात करें तो अनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया, ठीक है। ये जो है कब आती है, 1974 में आती है। ये इनकी फेमस बुक है। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि रॉल्स का जो ये न्याय सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी, यानी कि उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये बुक आई थी। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है तो वो रॉल्स की बुक है और वो कब आती है, 1971 में आती है। उसी के 3 साल बाद 1974 में उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इनकी आती है, किसकी, नॉजिक की बुक अनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और ये कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो ये जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि पोप गेलेसियस प्रथम ने 2 तलवारों का सिद्धांत किसे संबोधित करके प्रस्तुत किया था। तो किसे, ये जो कुस्तुनतुनिया के सम्राट हैं, इन्हीं को संबोधित करते हुए इन्होंने 2 तलवारों का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। किसने किया था, पोप गेलेसियस प्रथम ने, ठीक है। ये नेक्स्ट देखेंगे, इतिहासवाद को राजनीति सिद्धांत के पतन के मूल कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है, डेविड ईस्टन ने किया है। ये क्वेश्चन मैं कई सारे पेपर में देख चुकी हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे कि इतिहास को जो है राजनीति सिद्धांत के पतन के मूल कारण के रूप में प्रस्तुत किया है, डेविड ईस्टन ने किया है। डेविड ईस्टन जो है उत्तर व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों के क्या माने जाते हैं, क्रांति जो है, इस क्रांति के जनक, व्यवहारवाद क्रांति के जनक कौन है, ईस्टन है। उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के जनक कौन है, ईस्टन है। तो इनका जो है आप ध्यान रखेंगे, ये व्यवहारवाद से भी संबंधित है। आगे है कि लोकतंत्र के प्रतिरूप हैं, यानी कि लोकतंत्र के कई सारे रूप होते हैं और उनसे कौन कौन संबंधित है। तो सामाजिक लोकतंत्र टॉकविले से संबंधित है, राजनीतिक लोकतंत्र एडवर्ड सिल्स से संबंधित है, विकासात्मक लोकतंत्र सीबी मैकफर्सन से संबंधित है। रूसो और जेएस मिल के विचारों को इसके अंतर्गत भी, इनके विचारों को भी इसके अंतर्गत जो है लिया गया है। दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। तो ये लोकतंत्र के प्रतिरूप हैं और उनसे संबंधित ये जो समर्थक या प्रतिपादक, ये जो आगे विचारक हैं, ये उनसे संबंधित हैं, ठीक है। आगे है क्या, लॉन्ग रोलिंग, ये एक प्रकार से टर्म है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा से संबंधित है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट, ये दो हैं। प्रतिनिधि सभा निचला सदन है और सीनेट जो है उसका पहला यानी कि उच्च सदन है। तो प्रतिनिधि सभा से संबंधित है क्या, लॉन्ग रोलिंग। फ्रांस के राष्ट्रपति की जो है चुनाव कैसा होता है, कैसे चुना जाता है फ्रांस का राष्ट्रपति, तो द्वितीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है, ठीक है। द्वितीय मत प्रणाली के द्वारा ये चुना जाता है। यदि हम कार्ल डायच के बारे में बात करें तो कार्ल डायच का जो राजनीतिक संचार सिद्धांत है, इसकी 2 जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, तो नंबर 1 क्या है, सूचना है, दूसरा क्या है, प्रतिसंभरण। ये 2 इनके सिद्धांत की जो राजनीतिक संचार सिद्धांत है, इसकी 2 अवधारणाएं हैं, 1 सूचना एंड 2 प्रतिसंभरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी आप देखेंगे, कभी हिंदी में जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो आप इंग्लिश भी देख लें। क्या है, इन्फॉर्मेशन, सूचना, इन्फॉर्मेशन, प्रतिसंभरण, फीडबैक। क्योंकि हिंदी जो है कभी कभी काफ़ी टफ लगती है, तो उसका सही से मतलब समझ नहीं आता है, तो हम इंग्लिश से भी काम चला सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे। जो अवशेषों की संकल्पना में पेरेटो ने बल प्रयोग का समुच्चय सातत्य बताया है, यानी कि जो अवशेषों की संकल्पना पेरेटो द्वारा की गई है, इसमें इन्होंने बल प्रयोग को, यहाँ से लेते हैं, पेरेटो ने क्या किया है, बल प्रयोग को समुच्चय सातत्य बताता है, ठीक है। तो समुच्चय सातत्य यहाँ पर एक वर्ड है, टर्म है, ठीक है। तो ये किसके लिए बताया गया, बल प्रयोग के लिए बताया गया है।
और किस में बताया गया, जो ओशो की संकल्पना है इसमें पेरेटो के द्वारा बताया गया है, विल्फ्रेड पेरेटो। तो ऐसे एक लाइन से जो है सारी चीज़ों को अलग अलग आप जो है इनको सेग्रीगेट कर लेंगे कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ कही गई है, तो क्योंकि फिर आपको नहीं तो समझने में दिक्कत हो गई। संविधान की उद्देशिका का क्रम क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले न्याय आएगा, स्वतंत्रता आएगा, समता आएगा, बंधुत्व आएगा। न्याय कितनी प्रकार के हैं ये भी पूछता है, तो न्याय आएगा 3, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक, 3 न्याय आएंगे। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की होती, 5 प्रकार की होती। कौन कौन सी होती आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया है। समता कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, अवसर की, प्रतिष्ठा की, ठीक है, और बंधुत्व की बात सबसे लास्ट में की गई है। तो ये जो है संविधान की उद्देशिका का क्रम है, और कितने कितने प्रकार की क्या क्या चीज़ें हमको मिली है वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। और संविधान का जो है शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं, ये भी पूछता है। हम भारत के लोग संविधान की शक्ति का स्रोत है ये, और सबसे पहला यहीं शुरू होता है, खंड 1 है ये, ठीक है। तो और उसमें खंड 2 में क्या होता है कि ये खंड 2 में बताता है कि संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, 5 शब्दों की इसमें बातें की गई हैं। तो ये संविधान का स्वरूप है, तो उसको देखना है। और उद्देश्य में आ जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये उद्देश्य में आ जाएगा। तो ये खंड के भी जो है क्रम है, और साथ में उनके सब क्रम है, यानी कि सब डिवीज़न भी हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस में बता चुकी हूँ कई बार, एक बार नहीं कई बार बताई हूँ। तो आप अगर ये मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको ये चीज़ें याद होंगी। देखेंगे 16वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 62 थी, ठीक है। 17वीं लोकसभा में कितनी थी, 78 थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अभी तक जो है सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्या है, 17 लोकसभा जो है इसी में महिलाएं जो है निर्वाचित हुई हैं। सबसे अधिक महिलाएं, सबसे अधिक जो है इसी में निर्वाचित हुई हैं, 78। ऐसे ही आप थोड़ा सा पहले में देख लेंगे कि पहले में कितनी महिलाएं जो है निर्वाचित हुई थी, और सबसे कम किस में निर्वाचित हुई हैं, कौन सी लोकसभा में सबसे कम निर्वाचित हुई हैं, शायद 6ठी में हुई थी, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे जी। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उसके आसपास का भी देख लीजिए। आगे है सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो जो विकास अधिकारी को संबोधित करेगा, यानी कि अपना त्यागपत्र वो विकास अधिकारी को देगा, ठीक है। आगे है कि त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। इसको याद कैसे करेंगे, TMM, यानी कि TMM में 2013 को उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ, TMM में। और एक होगा M के साथ E लग जाएगा, एक में M के साथ N लग जाएगा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस को ऐसे समझेंगे, उनके ऑप्शन के साथ समझेंगे। क्या है कि 18वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के उदय के कौन से कारण हैं, इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन निकालने हैं, कैसे आंसर देखना है वो भी समझ में आएगा, प्लस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आपको एक गेस मिलेगा। तो 18वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के उदय के कौन से कारण हैं, कौन से कारण हैं, पुनर्जागरण आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय, भूमंडलीकरण का उदय। तो इसमें जो है ऊपर के 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों सही हैं। भूमंडलीकरण ये कारण नहीं था 18वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के उदय के कारणों में, क्योंकि भूमंडलीकरण काफ़ी लेट आया। आप इसको 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी रख लीजिए, उसमें आता है, यानी कि 19वीं शताब्दी की लास्ट से, और 20वीं शताब्दी रख लीजिए, उसी में आएगा ये। लेकिन बट 18वीं शताब्दी इज़ टू अर्ली, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये नहीं है, ये नहीं है। बाकी के हमारे तीनों सही हैं कि जो 18वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा का उदय होता है, तो इसके कारण हैं पुनर्जागरण आंदोलन, औद्योगिक क्रांति एंड यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय। ये 3 कारण जो हैं इसके सही हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी पुस्तकें डेनियल वेल द्वारा लिखी गई हैं, तो हमने जो एक पॉलिटिकल मैन है ऑप्शन डी वो हटा दिया है, यहाँ पर लिख देती हूँ पॉलिटिकल मैन। ये यहाँ पर एक और ऑप्शन था जो कि गलत था, बाकी ये तीनों बुक्स जो हैं सही हैं। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल वेल की बात हो रही है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द कल्चरल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म
एंड द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये तीनों जो हैं डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई हैं। ये पुस्तकों के नाम आप एक जगह जो है एक अलग बनाइए, जो भी पुस्तक मैं देती हूँ उनके लिए एक अलग जगह कर लीजिए, यानी कि एक पेज बना लीजिए, उस पेज में सारी पुस्तकों के उनके राइटर्स के नाम लिखते जाइए। ये लास्ट टाइम में जो है पुस्तक, राइटर, कथन एंड उनका कहने वाले, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो लास्ट टाइम में एक नज़र उनमें पक्का डालना। पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, अगर वो तरीके आप फॉलो अप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इनके लिए एक अलग आप बनाएंगे एक पेज, 2-4 पेज को ऐड करके, या पर कॉपी में ही पीछे इसको जो है लिखेंगे सारा एक जगह पर। आगे क्या है, कुछ यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, ठीक है, लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं, आपको इनको मैच करना है। तो देखेंगे यहाँ पर एडम स्मिथ की कौन सी बुक है, ये तो बहुत ही फेमस है, तो ये 4th हो जाएगा, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगा। ठीक है, माल्थस की बुक की बात करें तो ये माल्थस की बुक कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर 3rd हम कर लेते हैं, ये 3rd हो जाएगा। जे.एस. मिल की पुस्तक कौन सी है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, द एल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक कौन सी है, तो ये फर्स्ट कर लेते हैं, द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लास। ये एल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। देखिए ये सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक जगह, मैंने फिर कह रही हूँ कि एक जगह इनको एक साथ लिखिए लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में, और डेली इनको रिवाइज कीजिए। जब डेली रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। कई बार जब रिवीजन लेते हैं हम एक ही चीज़ का, तो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, फिर आपको वहाँ पर कोई आंसर आपके गलत नहीं होंगे। तरीके यही हैं पढ़ने के, और कुछ चीज़ें याद करनी है तो करनी है। हेयर को हेयर ही बोलेंगे हम, कुछ और नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ चीज़ें को मेमोराइज करना है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझने होते हैं, कुछ मेमोराइज करने होते हैं, और मेमोराइज करने का तरीका यही है कि आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट। और वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दो। ठीक है, और अगर कहीं कोई स्कीम चल रही है तो वो भी बता दो, वो स्कीम मैं बंद करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न में से किसने घोषणा की कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मुख्य कारण इतिहासवाद है, कौन सा है, तो डनिंग है, सेबाइन है, या डेविड ईस्टन है, या थॉमस कुहू है। कौन है, कौन कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मुख्य कारण इतिहासवाद है, तो अभी अभी हमने जिक्र किया था जो 1 लाइनर में, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर डेविड ईस्टन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। और देखेंगे निम्न में से किन पुस्तकों की रचना लेनिन के द्वारा हुई, यानी कि लेनिन किस पुस्तकों के लेखक हैं वो देखना है। इम्पीरियलिज्म इज़ द हाइट्स स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनका एक सेंटेंस भी है, हमने कई बार इसको पढ़ा है, तो आप इसी से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये इनकी द्वारा लिखी गई बुक है। और द रोड टू पावर एंड व्हाट इज़ टू बी इन एंड स्टेट एंड रिवोल्यूशन, तो इनकी पुस्तक की बात करें तो ये सेकंड नहीं है इनकी पुस्तक, बाकी तीनों इनकी पुस्तक है, यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड एंड, नो सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन हमारा। तो यहाँ पर कर लेते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आंसर हो जाएगा। ये रोड टू पावर इनकी नहीं है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस पुस्तक की रचना माओ द्वारा नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय माओ, तो कौन सी है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रूस, और ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन प्रैक्टिस, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये यहाँ पर 4 बुक्स दी गई हैं, इनमें से आपको एक सेग्रीगेट करना है कि कौन सी इनकी माओ द्वारा नहीं लिखी गई है। तो माओ के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है, बी, सी एंड डी। जो ऑन से हैं, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन एंड ऑन प्रैक्टिस, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये सभी जो हैं माओ के द्वारा ये तीनों लिखी गई हैं, फर्स्ट नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन हमारा बी, सी एंड डी हो जाएगा। बी, सी एंड डी ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, देखेंगे हम आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को जो है आपको यहाँ पर मिलाना है। तो ये क्या है, ये भी देखिए बुक्स आ गई हैं और उनके लेखक आ गए हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और लाला लाजपत राय हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो ये सभी हैं।
और इधर बुक्स हैं इंडिया विंस फ्रीडम, यंग इंडिया, द इंडियन स्ट्रगल, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या लिखा गया है, ये द इंडियन स्ट्रगल, ये इनके द्वारा लिखी गई है, तो तीसरा हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी यानी कि फोर्थ, यहाँ पे हम रख लेते हैं। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये सेकंड यानी कि यंग इंडिया इनकी हो जाएगी, ठीक है। और मौलाना आज़ाद की बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम फर्स्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यंग इंडिया महात्मा गांधी के नाम पे भी, मतलब महात्मा गांधी द्वारा भी दी गई है और लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई है। तो नाम जैसे आता है वैसे आप देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर महात्मा गांधी तो है नहीं, लाला लाजपत राय हैं जो है, उनको ही आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, राजेंद्र प्रसाद द एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय यंग इंडिया और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो हमारा आंसर हो गया 3, 4, सेकेंड एंड 1। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों को नियुक्त करता है। संघीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। संविधान मंत्रियों के आंतरिक, सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द फेडरल मिनिस्टर्स। फेडरल मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी मिनिस्टर विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द कलेक्टिव एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। संविधान मंत्रियों के आंतरिक, सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो इसमें जो है संविधान जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है पर व्यक्तिगत का उल्लेख नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू संविधान आपको यहाँ पर बताना है, तो व्यक्तिगत का उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है रॉन्ग हो जाएगा, सत्य नहीं है। बाकी सभी ऊपर के ABC सही हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच लोकसभा हैड एंजॉयड मोर देन 5 ईयर टेन्योर। किसने जो है, कौन सी लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक का कार्यकाल पूरा किया। ये बहुत ही जो है फेमस है, आप सभी को पता होना चाहिए। देखेंगे तृतीय लोकसभा या 4th लोकसभा, 5th या 6th। तो ये कौन सी थी, ये जो थी हमारी 5th लोकसभा थी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आप बताएंगे कि कितने साल तक लगभग ये रही, यानी कि कितने साल तक ये रही। अगर बढ़ी 5 साल से ज़्यादा रही तो कितने साल तक रही, वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर। चलिए मैं दे देती हूँ, लगभग 6 साल ये रही है, ठीक है। लगभग 6 साल ये रही है। तो ये कौन सी 5वीं लोकसभा, कौन सा टाइम था ये वही जो इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है। इमरजेंसी का टाइम था, उसी समय जो है ये कितने 6 साल के लगभग इसने अपना टेन्योर किया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि स्टेट में निम्नलिखित सम्मिलित केंद्र सरकार सम्मिलित हैं। कौन कौन से। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़। केंद्र सरकार व संसद, राज्य सरकार व व्यवस्थापिका, सभी स्थानीय सत्ताएं या अन्य सत्ताएं। कौन सा आर्टिकल जो है ये बताता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि स्टेट में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 12 जो आर्टिकल 12 है ये बताता है, ठीक है। जब आप क्या पढ़ते हैं, ये मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार जब पढ़ते हैं भाग 3, तो उसमें हमारे मौलिक अधिकार जो है कहाँ से, अनुच्छेद कहाँ से शुरू होता है, 12 से 12 से 35 तक दिया गया है। तो 12 में क्या बताता है, राज्य की परिभाषा दी गई है। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, परिभाषा, ठीक है। उसमें बताया गया है कि राज्य का मतलब ये है, यानी कि ये अधिकारी, ये पदाधिकारी, ये चीज़ें जो है, ये संस्था, ये सब मिला करके राज्य हैं, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अब 13 क्या बताता है, 13 बताता है
कि जो है ये जुडिशल रिव्यू के बारे में बताता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है, ठीक है। 13 और 14 ऑनवर्ड, यानी कि 14 ऑनवर्ड आपके जो है अधिकारों की स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि यहाँ से आपके अधिकार जो है, आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाकी आपको अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो अधिकार दिए गए हैं जो वो तो हमने पढ़ा ही रखे हैं। लेकिन 12 और सेम जो है, अगर हम बात करें, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि किन 2 जगहों पर राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है, तो एक तो 12 में दिया गया है, इसमें परिभाषा दी गई है। फिर जब हम जाते हैं नीति निर्देशक तत्वों में 36, यानी कि 35 के बाद हमारे नीति निर्देशक चौथा भाग शुरू हो जाता है ना। तो चौथे भाग में 36 से स्टार्ट होता है। तो इसमें बताता है कि राज्य का मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। सीधा सीधा वो यहाँ पे कुछ नहीं बताता है, सीधा ये बताता है कि आप हमको जो है रेफरेंस देता है 12 का, कि जो भाग 12 में बताया गया है वही राज्य का मतलब यहाँ है। तो 36, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। पेपर का लेवल हाई हो रहा है, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी मैं बता रही हूँ, कहीं से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आसपास के फैक्ट लेते हुए और उसको मेमोराइज करते हुए आगे बढ़िए। तो ये 12 जो बताता है, यानी कि 12 में राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया है, वही बताता है कि राज्य के स्टेट में निम्नलिखित ये सम्मिलित हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, व्यवस्थापिका, सभी स्थानीय सत्ताएं, अन्य सत्ताएं जो भी हैं, ये राज्य में आ जाती हैं। आर्टिकल 12 ये चीज़ कहता है। चलिए देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोल की बात कर रहा है ये। प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा मानवीय आत्मा का तत्व नहीं है? ज्ञान, मन, वासना, आत्मनियंत्रण, यानी कि रीजन, स्पिरिट, एपिटाइट एंड सेल्फ कंट्रोल। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो इसमें जो है आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं की गई है। बाकी रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट की बात की गई है। रीजन, जिसके पास रीजन की अधिकता होगी, प्राधान्य होगा, तो वो क्या बनेगा? वो दार्शनिक राजा बनेगा, ठीक है। जिसके पास स्पिरिट होगी, करेज होगा, यानी कि करेज, जिसके पास करेज होगा तो साहस जिसको बोलते हैं आप, तो वो क्या बनेगा? सैनिक बनेगा, ठीक है। और जिसके पास एपिटाइट, तो वो बन जाएगा, जो प्रोड्यूसिंग क्लास है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने विभेद किया है, उसको आप ध्यान रखेंगे। सेल्फ कंट्रोल की बात वहाँ पर नहीं हुई है। ज्ञान, मन, वासना, यानी कि साहस भी आ सकता है, मन में साहस भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, रिलेट करते हुए आपको देखना है। थोड़ा सा शब्द को इधर उधर फेर आयोग करता रहता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि क्या शब्द किससे रिलेशन हो सकता है। देखेंगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैड अडॉप्टेड द टेलियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पर किसकी? टेलियोलॉजिकल मेथड की बात हो रही है। निम्न में से किस विचारक ने शोध्यात्मक पद्धति को अपनाया? एक्विनास ने, अरिस्टोटल ने, या मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने, और या बोदीन ने? किसने अपनाया? तो ये जो है अपनाने वाले कौन से थे? अरिस्टोटल थे, ठीक है। शोध्यात्मक पद्धति, टेलियोलॉजिकल मेथड, ये किसके द्वारा अपनाया गया? तो अरस्तु के द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कहते हैं कि मनुष्य यहाँ उद्देश्य के लिए आया है, निश्चित उद्देश्य के लिए आया है, वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा, ये इनका मतलब मानना था, ठीक है। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु हैज़ रिटन द बुक ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली? ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली नामक पुस्तक की रचना किसने की है? जॉन रॉल्स ने की है, या आइजैक बर्लिन ने की है, या फ्रांसिस फुकुयामा ने की है, या जेएस मिल ने की है? तो किसने की है इसका? ये जो है यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आइजैक बर्लिन के द्वारा जो है ये ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, इसकी जो है रचना की गई है। आगे देखेंगे। हु स्टडीड द पॉलिटिकल साइंस विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी? किसने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की सहायता से किया है? किसने किया है? हॉब्स ने किया है, लॉक ने किया है, रूसो ने किया है, या जेएस मिल ने किया है? तो जो ज्यामिति, भौतिक एंड मनोविज्ञान के साथ, यानी ज्योमेट्री, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी के साथ करने वाले हॉब्स हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले कौन है? हॉब्स हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फिलोसफर ऑफ कॉमन सेंस। निम्न में से किसे सामान्य बुद्धि का दार्शनिक कहा गया है। रिचर्ड हुकर को कहा गया है, या ग्रोशियस को कहा गया है, या लॉक को कहा गया है, या रूसो को कहा गया है, किसको कहा गया है। तो ये जो है ऑप्शन सी, यहाँ अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे ये टर्म किसके द्वारा, थॉमस पेन के द्वारा कॉइन किया गया है, और ये काफ़ी मतलब विवादास्पद भी है, यानी कि इसमें काफ़ी डिबेट होती, नहीं इसको कहा गया उसको कहा गया, जैसे कि डेविड ह्यूम को भी कहा जाता है, लेकिन जो एमपी सेट की आंसर की है उसने उसके अकॉर्डिंग लॉक हैं, तो आप लॉक याद रखेंगे, छोड़ दीजिए डिबेट को। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, ज़्यादा डिबेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉक को लॉक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। लॉक को लॉक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इस्टेब्लिश्ड कम्युनिस्ट पार्टी इन मैक्सिको। निम्न में से किसने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की थी। अरविंद घोष ने की थी, या वी डी सावरकर ने की थी, या एम एन रॉय ने की थी, या जयप्रकाश नारायण ने की थी। किसके द्वारा किया गया था, कई बार हमने आपको बताया है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एम एन रॉय इज करेक्ट आंसर। ओके, देखेंगे नेक्स्ट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस 8th शेड्यूल 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, यानी कि संविधान के 71वें संशोधन द्वारा 1992 में, जो कि 1992 में हुआ था, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि 71वें जो संशोधन हुआ था उस संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, और जो इंक्लूड नहीं की गई उसको आपको बताना है कि बाहर करना है, या सारी इंक्लूड की गई तो वो भी बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सी की गई हैं, यहाँ पर कोंकणी दी गई है, सिंधी दी गई है, मणिपुरी दी गई, नेपाली दी गई है। तो ये इसमें जो है हमने कई बार आपको बताया है कि 71 अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1992 में होता है, इसके द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन तीनों को सम्मिलित किया गया था। 70 को, ये जो सिंधी है इसको जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। इसको 21वां संशोधन कब हुआ था, ये 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था, तब जो है सिंधी को अकेली, सिंधी भाषा है जो अकेली इंक्लूड हुई थी 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में। ठीक है, तो ये होती है 1967 में इंक्लूड। और 71st संशोधन के द्वारा कौन कौन सी होती, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, तीनों में देखिए एक राइम जैसा बना लीजिए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तीनों में बाद में बड़ी की मात्रा लग रही है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो इनको भी ध्यान में रखना है। और फिर जो है आगे जो एक और संविधान संशोधन होता है, ये 97th संविधान संशोधन होता है, उसमें जो है कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती हैं, ये वोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली 2003 में ये जोड़ी जाती हैं, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो सबसे पहले एक भाषा जोड़ी जाती है, फिर 71वें संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, उसके बाद जो ये 2003 में संशोधन होता है उसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सभी आप याद करेंगे, याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 तो आपके हो गया है, और हम चौथा लिख ही देते हैं यहाँ पर, जो 92वां संविधान संशोधन होता है, यानी कि 92nd संशोधन कब होता है, ये 2003 में होता है। ठीक है, 92nd संशोधन 2003 में क्या क्या जोड़ा जाता है इसमें, वोडो और डोगरी। देखो डा और डा यहाँ मिल रहा है, डोगरी। अब आगे क्या मिलेगा, था मिलेगा, मैथिली और संथाली। तो ठीक है, इसको राइम बनाइए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैं हमेशा इसको ऐसे लिखती हूँ और ऐसे ही पढ़ती हूँ, तो हमारा क्या है, राइम बन गया है। 2003 में जोड़ी गई है, 92 जो 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सी जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 71वें संविधान संशोधन में के द्वारा कब जोड़ा गया है, ये 1992 में होता है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, 71वां संविधान संशोधन 1992,
और फिर ये 1992 जो 92 संविधान संशोधन, यानी कि जो इसमें ईयर था वो अब अगली जो भाषाएं जोड़ी जाएंगी 4 भाषाएं, वो संशोधन बन जाएगा। 1992 यहाँ पर ईयर है और 1992 यहाँ पर संशोधन बन गया। तो ऐसे भी चीज़ों को रिलेट कीजिए, रिलेट करके जो है चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाएंगी लर्न करने। तो यहाँ पर 71 संशोधन 1992 में जो है कोंकणी और मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई। और फिर क्या होता है कि इसी के लास्ट के 2 आप डिजिट उठाइए 1992, तो यानी कि ये 92, सिर्फ 92 उठाइए, यानी कि जो 92वां संशोधन है इसके द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संताली जोड़ी जाती है 2003 में। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप 2-4 बार इसको रिवाइज कर लेंगे यहीं पर तो आपको लर्न हो जाएगा। लेकिन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी पूछ सकता है। सेग्रीगेट करने को दे देगा, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप याद नहीं करेंगे तो। चलिए यहाँ पर तीनों ही आई थिंक यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। सिंधी को एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पर ये हो गया, और बाकी का जो ये जो है यहाँ पर एक्सप्लेन पहले ही मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। तो तीनों को आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न कर सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। निम्न में कौन सा सामुदायात्मक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? श्रमिक संघ नहीं है, कृषक संगठन नहीं है, सरकारी कर्मचारी संघ नहीं है, या वैचारिक नाम या यंग टर्क नहीं है। ठीक है। एन आइडियोलॉजिकल लेफ्ट एंड यंग टर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, फीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है द आइडियोलॉजिकल लेफ्ट एंड यंग टर्क्स, यही जो है नहीं है, बाकी सभी हैं दबाव समूह का उदाहरण है। ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अडॉप्ट द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री रोड टू कम्युनिस्ट। संसदीय मार्ग से साम्यवाद के विचार को साम्यवादी दल ने कब अंगीकृत किया था? 1956 में किया, या 57 में, या 58 में, या 1959 में? किसमें किया? तो ये जो है 1958 में जो है ये आइडिया को इसने अडॉप्ट किया था कि संसदीय मार्ग से होते हुए साम्यवाद के विचार को जो है मतलब इसने अडॉप्ट किया था। और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान की छठी अनुसूची किन जातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है? तो ये क्या है? असम के अतिरिक्त अन्य राज्य, या मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्य, या असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम राज्य और दक्षिण भारत के राज्य, किससे ये संबंधित है? तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। और असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम, इसको दूसरी तरह से भी दे देता है कि असम मेघालय त्रिपुरा और एक कोई और राज्य वहाँ बीच में रख देगा, यानी कि जैसे मणिपुर रख दिया तो बोलेगा कि कौन सा जो है छठी अनुसूची की जनजातियों के लिए प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित इसमें कौन सा राज्य नहीं है, जो कि छठी अनुसूची में नहीं है, तो वो कौन सा राज्य है। तो ऐसे करके आपको वहाँ सेग्रीगेट करना होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि क्वेश्चन कैसा भी आए आप इन चारों राज्य के नाम याद कर लीजिए। AMTM इसको जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिजोरम 2 बार आया है तो फर्स्ट M विद E और सेकंड M विद I। ठीक है। मेघालय एंड मिजोरम, AM और TM मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा, मेघालय और मिजोरम होगा, मणिपुर नहीं होगा। ठीक है। मणिपुर नहीं होगा और मेघालय और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जो है याद करेंगे। कोई भी ट्रिक लगाइए, आपकी अपनी भी बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती हैं। मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। इतने सारे फैक्ट याद रखने के लिए कहीं ना कुछ रिलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑल प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं। बी है सभी हित समूह दबाव समूह हैं। ऑल इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। तीसरा है दबाव समूह राज्य का निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
प्रेशर ग्रुप्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट एंड इंटरेस्ट ग्रुप कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, यही जो है इसमें सही है और ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाए, क्योंकि सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकते हैं। हित समूह बना लिए तो वो दबाव बना लें, हर एक हित समूह जो है दबाव नहीं बना सकता है सरकार पर, जो व्यवस्था प्रणाली है, शासन प्रणाली, उस पर जो है दबाव नहीं बना सकता है। लेकिन सभी दबाव समूह क्या होते हैं, जो दबाव बनाने के उतना उभर कर ऊपर आते हैं, दबाव बनाने की हालत में हो जाते हैं स्थिति में, तो वो हित समूह होते हैं, क्योंकि हर एक दबाव समूह किसी न किसी हित को लेकर के ही आगे बढ़ता है, किसी न किसी हित को लेकर के ही मतलब वो चलता है। तो सभी दबाव समूह जो है हित समूह होते हैं, बाकी के सेंटेंस गलत हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। सो विद दिस वी एंड द क्लास हेयर। और कुछ बीच में जो है क्वेश्चन मिसिंग थे, वो मैंने जानबूझ के मिसिंग कर दिए, क्योंकि उनको मैंने कई बार करा दिया है, काफ़ी ईजी थे, और जो लोग हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ईजी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं पहले दे चुकी हूँ, आप उन्हीं से जो है उनको रिविज़न लेंगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है बीच बीच में मिसिंग थे। और मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। आप वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, पक्का लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें फ्यूल मिलता है, और जब हमें फ्यूल मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम जो है अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। और इतनी मेहनत जो करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ से सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेशन चाहिए होता है। और वो कहाँ से मिलेगा, आपके सब्सक्रिप्शन से मिलेगा, आपके लाइक से मिलेगा। जब वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे तब हमें एनर्जी मिलेगी कि नहीं, हम और अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चन और एनालिसिस बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे पाएँ। तो मोटिवेशन आप हमें देंगे और हम आपको कंटेंट देंगे। यदि आप हमें मोटिवेशन नहीं देंगे तो हम कंटेंट कहाँ से दे पाएंगे, एनर्जी ही नहीं बचेगी भाई। कॉमन सी बात है, आप सभी इतना समझदार हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो चलिए कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।